हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 8 वित्तीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे बजट निष्पादन। बजट निष्पादन का अर्थ है संसद द्वारा बजट के पारित हो जाने के बाद इसको लागू या क्रियान्वित करना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक व्यय संबंधित और वित्त विधेयक आय संबंधित लागू करना। बजट का निष्पादन वित्त मंत्रालय के नियंत्रक तथा निर्देशन में विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों द्वारा किया जाता है। अर्थात बजट निष्पादन के संबंध में पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। निष्पादन बजट में पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? वित्त मंत्रालय की होती है, जो भारत सरकार का केंद्रीय वित्तीय एजेंसी होता है। व्यय भाग। वित्तीय मंत्रालय में वित्तीय अधिकारों के अत्यधिक समेकित रूप ने वित्तीय नियंत्रण को बहुत सख्त बना दिया है, परंतु शक्तियों के प्रत्यायोजन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा समय के साथ नियंत्रण कुछ ढीला पड़ा है। क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय में वित्त अधिकारों के अतिरिक्त समेकित रूप ने वित्तीय नियंत्रण को बहुत सख्त बना। जो वित्तीय नियंत्रण है वो क्या हो गया है? बहुत सख्त हो गया है, परंतु शक्तियों के प्रत्यायोजन के विभिन्न योजनाओं के द्वारा समय के साथ नियंत्रण कुछ ढीला पड़ गया है। जो योजनाएं थी उस पे जो नियंत्रण था वो क्या हो गया है? कुछ ढीला पड़ गया है। इन योजनाओं द्वारा अपने खर्चों के प्रबंधन मामले में प्रशासनिक मंत्रालय को कुछ ढील और कुछ परिचालन स्वतंत्रता दी गई है। प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों के खर्चों पर वित्त मंत्रालय अपना नियंत्रण निम्न उपायों से लागू करती है। फर्स्ट पॉइंट है नीतियों और कार्यक्रमों का सैद्धांतिक अनुमोदन। सेकंड है बजट अनुमानों में प्रावधान की स्वीकृति। थर्ड है व्यय प्राधिकरणों तथा अर्थात मंत्रालयों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन खर्चों की स्वीकृति। फोर्थ है एकीकृत वित्तीय सलाहकार के माध्यम से वित्तीय सलाह उपबंध कराना। फिफ्थ है अनुदानों का पुनः वियोग अर्थात एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में धन का हस्तांतरण। सिक्स्थ है आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली। सेवंथ है व्ययकर्ता प्राधिकरणों द्वारा पालन की जाने वाली वित्तीय संहिता का निर्धारण। अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा निर्मित तंत्र की संरचना इस है। कैसे है? फर्स्ट पॉइंट है नियंत्रण अधिकारियों की प्रणाली को आमतौर पर मंत्रालय विभाग प्रमुख होते हैं। जो नियंत्रण अधिकारी की प्रणाली है उसमें क्या होता है? जो मंत्रालय और विभाग है वो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। सेकंड है सक्षम प्राधिकारियों की प्रणाली, जो वित्तीय स्वीकृतियों देती हैं। थर्ड है आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की प्रणाली। फोर्थ है भुगतान एवं लेखा प्रणाली, जो अर्थात भुगतान के करने और लेखा संकलन के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भुगतान एवं लेखा कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। पुनः विनियोग। पुनः विनियोग एक क्रियान्वयन कार्य है। क्या है? क्रियान्वयन कार्य। इसके लिए वित्त मंत्रालय या उस प्रशासनिक मंत्रालय विभाग की औपचारिक स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसको अपेक्षित शक्तियां सौंपी गई हैं। पुनर्विनियोग की अनुमति केवल उसी अनुदान के अंतर्गत है और यह अनुमति निम्नलिखित मामलों में नहीं दी जा सकती है। किस मामलों में नहीं दी जा सकती? खर्चों की दत्तमत और प्रभारिता मदों के बीच, यानी वोटेड एंड चेंज आइटम के बीच। सेकंड है उस नई सेवा पर खर्च की पूर्ति के लिए जिसकी व्यवस्था बजट में नहीं है। थर्ड है लोकसभा द्वारा दत्तमत विभिन्न अनुदानों के बीच। फोर्थ है उस किसी खर्च की पूर्ति के लिए जिसे लोकसभा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया है। फिफ्थ पॉइंट है उस किसी खर्च की पूर्ति के लिए जिसका परिव्यय
किसी भावी वित्त वर्ष में होता है, यानी आकस्मिक खर्च के अलावा। 6 पॉइंट है, बजट के राजस्व और पूंजी भागों के बीच एकीकृत वित्तीय सलाहकार योजना 1974 में सबसे पहले जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय में प्रयोग के तौर पर लागू की गई थी और 1975 में के दौरान इसका विस्तार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रशासनिक मंत्रालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। एकीकृत वित्तीय सलाहकार कौन होते हैं? संयुक्त या अतिरिक्त सचिव की श्रेणी में आता है। एकीकृत वित्त सलाहकार किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त या अतिरिक्त सचिव। किसकी श्रेणी में? संयुक्त या अतिरिक्त सचिव की श्रेणी में आता है। उसका चयन प्रशासनिक मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और उसकी गोपनीय रिपोर्ट संयुक्त रूप से दोनों मंत्रालयों द्वारा लिखी जाती है। वह दोनों मंत्रालयों के दोहरे नियंत्रण में रहता है। एक नियंत्रण में नहीं, वो किस में है? दोहरे नियंत्रण में है। दोनों के प्रति जवाबदेह होता है। बढ़े हुए प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को लागू करने में वह प्रशासनिक मंत्रालय की सहायता करता है, परंतु प्रत्यायोजित अधिकारों एवं कार्यों के संबंध में मंत्रालय सचिव द्वारा उसकी सलाह को अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के बाहर वह वित्त मंत्रालय के सामान्य निर्देश के अधीन काम करता है और वित्त सचिव तक उसकी सीधी पहुंच होती है। उसकी शक्ति, अधिकार और कार्य निम्नलिखित है। बजट तैयार करना। सेकंड है, वित्त मंत्रालय की संस्कृति के लिए परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना। बजट पश्चात की सतर्कता। फोर्थ है, मंत्रालय के लिए निष्पादन बजट का निरूपण और योजनाओं की प्राप्ति की निगरानी करना। फिफ्थ है, सचिव जो मंत्रालय का मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है को उत्तरदायित्व का पालन करने में अपनी सहायता करना। राजस्व आय भाग, रेवेन्यू पार्ट। राजस्व पक्ष में बजट निष्पादन के अंतर्गत आते हैं। राजस्व पक्ष क्या किस के अंतर्गत आता है? बजट निष्पादन के अंतर्गत आता है। राजस्वों का संग्रह, संग्रहित धनराशियों की रक्षा, धनराशियों का वितरण। राजस्व संग्रह निम्नलिखित चरणों में होता है। फर्स्ट है, कर प्रशासन के लिए उपयुक्त तंत्र का निर्माण और कार्यविधि का निर्धारण करना। सेकंड है, कर निर्धारण अर्थात उन लोगों की सूची तैयार करना जो कर के लिए देय हैं और उनके द्वारा अदा की जाने वाली राशि तय करना। थर्ड पॉइंट है, आपत्तियों तथा अपीलों की सुनवाई की व्यवस्था करना। फोर्थ पॉइंट है, संग्रह अर्थात विभिन्न निर्धारित रीतियों के से देय राशि की वसूली। फिफ्थ है, बकाया राशियों की सिद्धि करना अर्थात बकायेदारों से निपटना। कर संग्रह का प्रभारी तंत्र पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के नियंत्रण और देखरेख में काम करता है। करों का संग्रह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पादन शुल्क एवं कस्टम बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। राशियों के आहरण और वितरण में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारतीय स्टेट बैंक, जिला कोषागार लगभग 300 और उप कोषागार लगभग 1200 संलग्न है। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की राशियों निधियों की व्यवस्था करता है। किस प्रकार, कौन सी 3 है? फर्स्ट है भारत की संचित निधि, धारा 266। सेकंड है भारत की सार्वजनिक लेखा, धारा 266 और थर्ड है भारत की अकस्मिक निधि, धारा 267। क्या है भारत की संचित निधि? इस कोष में सारी प्राप्तियों को जमा और सारे भुगतानों को व्यय में डाला जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जारी किए गए राजकोष, बिलों, ऋणों अथवा अग्रिम राशियों के उपायों के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए तमाम कर्जे। थर्ड है ऋणों की अदायगी के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त सभी राशियों भारत की संचित निधि का निर्माण करेगी। सरकार की ओर से
किए जाने वाले सभी वैधानिक रूप से अधिकृत भुगतान इसी कोष से किए जाते हैं। इस कोष से किसी भी राशि का विनियोग यानी कि जारी करना या निकालना संसदीय कानून के अनुसार ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सेकंड है भारत का सार्वजनिक लेखा क्या है? भारत सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त तमाम अन्य सार्वजनिक राशियां यानी कि इसके अलावा जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती है, भारतीय सार्वजनिक लेखा में जमा की जाएगी। उनमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत खाता जमा, विभागीय जमा और प्रेषित जमा इत्यादि शामिल है। इस खाते का संचालन कार्यपालक कार्यवाही द्वारा किया जाता है, अर्थात इस खाते में भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किए जा सकते हैं। भुगतानों की प्रकृति प्राय बैंक लेन देन से होती है, यानी बैंकों के द्वारा होती है। भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिकता निधि क्या है? संविधान ने संसद को एक भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए अधिकृत किया है, जिसमें समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशियां जमा की जाएगी। तदनुसार 1950 में संसद ने भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम पारित किया। इस निधि का राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है। इस निधि को क्या किया गया है? जो राष्ट्रपति हैं उनके नियंत्रण में रखा गया है। वह संसद द्वारा प्राधिकृत करने से पूर्व अनदेखे खर्चों की पूर्ति के लिए इसमें से पेशगी दे सकता है। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। भारतीय सार्वजनिक लेखा निधि की तरह इसका संचालन भी कार्यकारी कार्यवाही द्वारा होता है। अब पढ़ेंगे घाटे का वित्त प्रबंधन, डिफेक्ट फाइनेंसिंग क्या है? आधुनिक राज्यों में आर्थिक विकास का वित्त पोषण करने के लिए कोष जुटाने के विभिन्न स्रोत इस प्रकार है। फर्स्ट है कराधान, सेकंड है जनता से उधारी, थर्ड है सरकारी बचत, फोर्थ है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का अधिशेष, फिफ्थ है घाटे का वित्त प्रबंधन, सिक्स्थ है विदेश सहायता, विदेशी सहायता। कराधान और सार्वजनिक उधारी आदि से सरकार जब पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाती है तब अपने विकास संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए ये घाटे के वित्त प्रबंधन का सहारा लेती है। मीनिंग क्या है? सामान्यतः घाटे का वित्त प्रबंधन उस सार्वजनिक खर्च को इंगित करता है जो चालू सार्वजनिक राजस्व से अधिक होता है। पश्चिमी देशों और अमेरिका में घाटे का वित्त प्रबंधन शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है, जबकि भारत में संकीर्ण अर्थों में यानी छोटे अर्थों में किया जाता है। पश्चिमी देशों में और अमेरिका में सरकारी खर्च के लिए धन सार्वजनिक उधारों से अर्थात जनता, व्यावसायिक बैंकों और केंद्रीय बैंकों से जुटाया जाता है और इसको घाटे के वित्त प्रबंधन में शामिल किया जाता है। दूसरी ओर भारत में खर्चे का वित्त पोषण जनता से उधार लेकर किया जाता है और व्यावसायिक बैंकों को घाटे के वित्त प्रबंधन से बाहर रखा जाता है। जो बैंक होती है उसको घाटे के जो वित्त प्रबंधन है उससे बाहर रखा जाता है। इसको बाजार की उधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार की उधारी। योजना आयोग के अनुसार भारत के घाटे के वित्त प्रबंधन की निम्न चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? फर्स्ट पॉइंट है पिछली शेष संचित रोकड़ को सरकार द्वारा निकाला जाना। सेकंड है केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, और थर्ड है नई मुद्रा जारी करना। मिश्रा और पुरी कहते हैं कि सरकार जब ऋण रिजर्व बैंक से लेती है तब ये बैंक को अपनी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण मात्र करती है। इन प्रतिभूतियों के आधार पर बैंक सरकार की ओर से एक नोट जारी करता है तथा उनको परिचालन में लाती है और इसके फलस्वरूप मुद्रा पैदा होती है। संक्षेप में भारतीय संदर्भ में घाटे के वित्त प्रबंधन का कुछ परिणाम यह होता है कि बजट के घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा जारी नई मुद्रा से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। अवधारणाएं क्या हैं? कॉन्सेप्ट। भारत सरकार घाटे के वित्त प्रबंधन संबंधी निम्न 5 अवधारणाओं की मान्यता रख देती है। फर्स्ट है राजस्व घाटा। जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं।
सरकार के राजस्व व्यय में उन मदों पर खर्च हुए वे संसाधन आते हैं जो परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, जैसे कि नागरिक प्रशासन, प्रतिरक्षा, कानून व्यवस्था, न्याय, ब्याज भुगतान तथा अनुदानों इत्यादि पर हुए खर्च। सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व आते हैं। सेकंड है बजट घाटा। बजट घाटा जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे बजट घाटा कहते हैं। सरकार के बजट घाटे में राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होते हैं। इसी प्रकार सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति तथा पूंजीगत प्राप्तियां दोनों आती है। थर्ड है वित्तीय घाटा। 1950 से सरकार ने घाटे की उपरोक्त दो अवधारणाओं की मान्यता दी है। 1986 में एक तीसरी अवधारणा को मान्यता मिली, इसे वित्तीय घाटा कहा गया। इसकी सिफारिश सुखमय चक्रवर्ती कमेटी 1982 से 85 ने की थी। इस कमेटी का गठन भारत में मुद्रा प्रणाली की कार्यपद्धति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। वित्तीय घाटा बजट घाटे और सरकार की बाजार में उधारी तथा अन्य देयताओं के कुल जोड़ को बताता है। ये सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाहरी दोनों स्रोतों से उधार लेने की कुल आवश्यकताओं को मापता है। फोर्थ है प्राथमिक घाटा। ये उस वित्तीय घाटे को इंगित करता है जिसमें से सरकार द्वारा अदा किए गए ब्याज को घटा दिया जाता है। इसको ब्याज रहित घाटा भी कहते हैं। इस अवधारणा को हाल ही में लागू किया गया था। फिफ्थ पॉइंट है मुद्राकृत घाटा। बजट घाटे की पूर्ति दो प्रकार से की जाती है, अर्थात जनता से कर्ज लेकर अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेकर। जब इसकी पूर्ति या वित्त पोषण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किया जाता है तब इसे मुद्रीकृत घाटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इससे सरकार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शुद्ध ऋण में बढ़ोतरी होती है। भूमिका क्या रोल है इसका? आधुनिक राज्यों ने घाटे के वित्त प्रबंधन का सहारा तीन विभिन्न परिस्थितियों में किया है। मंदी, जब मंदी हो तब। यूरोप के विकसित देशों और अमेरिका ने घाटे के वित्त प्रबंधन का सहारा 19वीं सदी के तीसरे दशक में महामंदी के दौरान आम बेरोजगारों की समस्या से निपटने के लिए किया था। पूंजीवादी देशों में बार बार आने वाली मंदी से लड़ने और तमाम बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए घाटे के वित्त प्रबंधन का सुझाव J.M. किंग्स ने दिया था। उनका विचार था कि विकसित देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावी मांग यानी वस्तु का अभाव होना है। जो वस्तु का अभाव होता है वही क्या है? प्रभावी मांग है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है। और यह उपयोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए किंग्स के अनुसार सरकार को लोगों से कुएं खोदने और कुएं भरने को कहना चाहिए। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और परिणाम स्वरूप चीज़ों की मांग में बढ़ोतरी होती है। आगे चलकर इससे रोजगार की स्थिति बेहतर होती है, फिर चीज़ों की मांग और बढ़ती है और इसलिए रोजगार बढ़ते हैं और यह चक्र चलता रहता है। किंग्स ने इसे प्रवर्धक प्रभाव कहा था। उस उपाय से अर्थव्यवस्था की पुनः जीवित किया जा सकता है। उसे अर्थव्यवस्था क्या किया जाता है? इस व्यवस्था से उसे पुनः जीवित किया जा सकता है और इसे मंदी की दलदल से निकाला जा सकता है। सेकंड है आर्थिक विकास। भारत जैसे विकासशील देशों ने आर्थिक विकास हेतु धन जुटाने के लिए घाटे के वित्त प्रबंधन का सहारा लिया। उसका कारण यह है कि विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सार्वजनिक निवेश का
वित्त पोषण करने के पर्याप्त संसाधन उन देशों के पास नहीं है। घाटे के वित्त प्रबंधन से आर्थिक विकास के लिए तेजी से पूंजी निर्माण में मदद मिलती है। ये अर्थव्यवस्था की रुकावटों और संरचनात्मक अनियमितताओं को तोड़ता है। इस तरह उत्पादकता में वृद्धि करता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में निवेश, रोजगार और उत्पादन के लिए वित्त पोषण कर यह आर्थिक विकास में तेजी लाता है। परंतु अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव चीज़ों और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में प्रकट होती है। इसका कारण यह है कि घाटे का वित्त प्रबंधन अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को भी बढ़ा देती है, परंतु चीज़ों और सेवाओं की आपूर्ति में तदनुसार वृद्धि नहीं होती। घाटे के वित्त प्रबंधन की प्रकृति के कारण लोगों के निवेश का प्रतिरूप बदल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूरन बचत करने लगते हैं। इससे भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आर्थिक समानताएं बढ़ती है, बैंकों द्वारा ज़्यादा ऋण दिए जाने लगते हैं। थर्ड है युद्ध। आधुनिक राज्यों ने घाटे के वित्त प्रबंधन का सहारा युद्धों के लिए लिया है। सरकार द्वारा करों और उधारियों से जुटाए गए संसाधन युद्ध की लागत को पूरा नहीं करते। अतः अधिक नोट छापकर नई मुद्रा पैदा करने के अलावा सरकारों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। यह युद्ध घाटे के वित्त प्रबंधन में से बाजार में भारी मात्रा में मुद्रा आ जाती है, जिससे लोगों की आय मुद्रा में बढ़ जाती है और चीज़ों की मांग भी। इसके फलस्वरूप चूँकि चीज़ों की आपूर्ति के तदनुसार बढ़ोतरी नहीं होती, इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। सुरक्षा सीमा, सेफ लिमिट क्या है? घाटे का वित्त प्रबंधन एक अपरिहार्य बुराई है। एक और तो यह आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, तो दूसरी ओर अपनी प्रकृति से ही ये मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला है। अतः इसको सुरक्षित सीमा के भीतर रखना आवश्यक है, ताकि इससे पूंजी निर्माण तो हो, परंतु कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोतरी न हो। घाटे के वित्त प्रबंधन की सुरक्षा सीमा का निर्धारण करने वाले विभिन्न कारक अथवा घाटे के वित्त और सुरक्षा सीमा में रखने के उपाय निम्न हैं। कौन कौन से उपाय हैं? फर्स्ट है ऊंचे कराधान और ऋणों में बढ़ोतरी करके अतिरिक्त धन को जमा करने के कारगर प्रयास करना चाहिए। सेकेंड है अर्थव्यवस्था में प्रविष्ट किए जाने वाले धन की मात्रा अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर सीमा के भीतर होनी चाहिए। थर्ड है नवसृजित मुद्रा का प्रयोग सिंचाई, उद्योग विकास आदि जैसे उत्पादक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। फोर्थ है घाटे के वित्त प्रबंधन के द्वारा प्रवाहित धन का प्रयोग उन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप जल्दी प्राप्त होते हैं। इससे चीज़ों की आपूर्ति में वृद्धि शीघ्रता से ही हो सकेगी और महंगाई भी रुकेगी। फिफ्थ है अर्थव्यवस्था के गैर मुद्रित क्षेत्र यानी विनिमय क्षेत्र को मुद्रीकृत क्षेत्र में लाने के प्रयास करने चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है राशनिंग के माध्यम से चीज़ों की कीमतों को कारगर ढंग से नियंत्रित और चीज़ों को वितरित करना चाहिए। सेवंथ है पूंजीगत उपकरणों, औद्योगिक कच्चे मालों और खाद्यान्नों के आयात को बढ़ावा देना चाहिए और ऐशो आराम तथा इससे जुड़ी चीज़ों के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए। 8 पॉइंट है लोगों में बलिदान की भावना होनी चाहिए। उनको उन नीतियों को लागू करने में सहयोग देना चाहिए जिसका उद्देश्य पूंजी निर्माण हेतु घाटे के वित्त प्रबंधन की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। 9 पॉइंट है सरकार को निजी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। 10 पॉइंट है बैंकों द्वारा साख निर्माण में वृद्धि को नियमित करने के लिए साख निर्माण नीतियों को घाटे के वित्त प्रबंधन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेबिट क्या है? आधुनिक सरकार द्वारा संसाधन जुटाने का एक उपाय है सार्वजनिक ऋण। सरकार के बढ़े हुए खर्चों की
पूर्ति उस आय से नहीं होती जो करों तथा अन्य संसाधनों को जुटाकर प्राप्त की जाती है। कराधान से राजस्व या आय में बढ़ोतरी एक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती, जबकि सुरक्षित सीमा से बाहर जाने पर घाटे का वित्त प्रबंधन मुद्रास्फीति बढ़ता है। अतः विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है। अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? सार्वजनिक ऋण वह उधारी है जो सरकार जनता से, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों इत्यादि से लेती है। इस संबंध में निम्नलिखित परिभाषाओं को नोट किया जा सकता है। फिलिप ई टेलर कहते हैं कि ऋण ऐसे वचनों के रूप में होते हैं जिनके द्वारा सरकारी कोषागार इन वचन पत्रों यानी रुक्कों के धारकों को मूल राशि और अधिकांश मामलों में मूल पर ब्याज अदा करने का वचन देते हैं। सेकंड है आर मुसग्रेव और पी मुसग्रेव। सार्वजनिक ऋण में निकासी शामिल होती है जो किसी भावी तिथि पर और बीच के काल में ब्याज अदा करने के सरकारी वचन के बदले में की जाती है। जे.के. मेहता कहते हैं कि सार्वजनिक ऋण उन व्यक्तियों को पैसा लौटाने जिनसे यह लिया गया कि सरकार की ओर से दिए गए वचन के साथ होता है। सार क्या है इसका? सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया गया वह ऋण है जो वह संसाधन जुटाने के लिए कर्जों के रूप में लेती है जिनको किसी भावी तिथि पर ब्याज सहित अदा किया जाना होता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या है इसका? सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण निम्न तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट है आंतरिक एवं बाहरी। अंदर और बाहर। सरकार जब देश के भीतर से ऋण लेती है तब इसे आंतरिक ऋण कहते हैं और दूसरी ओर जब यह ऋण देश के बाहर से लेती है तो उसको बाहरी ऋण कहा जाता है। सरकार आंतरिक ऋण व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा केंद्रीय बैंकों से लेती है। विदेशी बैंकों, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सरकार बाहरी ऋण लेती है। आंतरिक ऋण के विपरीत बाहरी ऋण के मामले में ऋणी देश को भौतिक नुकसान होता है। स्वैच्छिक एवं अनिवार्य। उधार लेने के लिए सरकार ऋण प्रपत्र जारी करता है जिनको लेना या न लेना लोगों की इच्छा पर होता है। तब से स्वैच्छिक ऋण कहते हैं। दूसरी ओर सरकार उधारी को जब कानूनी अनिवार्यता के द्वारा लागू करती है तब इसे अनिवार्य ऋण कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण आमतौर पर स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं। सरकार अनिवार्य ऋण का सहारा असाधारण परिस्थितियों में ही लेती है, जैसे कि युद्ध, अकाल अथवा मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए। थर्ड पॉइंट है उत्पादन और अनुत्पादन। उत्पादक और अनुत्पादक। उत्पादक ऋण वे होते हैं जिन्हें सरकार उन परियोजनाओं के लिए लेती है जिनसे उनको आमदनी होती है। उदाहरण के लिए विद्युत उत्पादन परियोजना, सिंचाई परियोजना, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा रेलवे के लिए ऋण। उन परिसंपत्तियों से अर्जित आय का उपयोग ऋण के मूल और ब्याज की अदायगी के लिए किया जाता है। दूसरी ओर अनुत्पादक ऋण न तो सरकार की कोई आमदनी करता है और न ही किसी परिसंपत्ति का निर्माण करता है। इस प्रकार के ऋण बजट के घाटे को पूरा करने अथवा युद्ध, अकाल और सूखा इत्यादि के लिए धन जुटाने हेतु किए जाते हैं। इन दो प्रकार के ऋणों को हिक्स क्रमशः सक्रिय ऋण और अनुपयोगी भार का ऋण कहते हैं, डेथ वेट कहते हैं। फोर्थ है निधि ऋण एवं अनिधि ऋण। निधि ऋण दीर्घकालिक होता है जिसकी अदायगी 1 वर्ष बाद होती है, जबकि अनिधि ऋण अल्पकालिक होता है जिसकी अदायगी 1 वर्ष के भीतर होती है। पहला ऋण स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करने हेतु लिया जाता है, जबकि दूसरा ऋण बजट के अस्थायी अंतर को पाटने के लिए लिया जाता है। अनिधि ऋण को प्लवमान ऋण
कहते हैं और इसमें विनियोग प्रपत्र तथा केंद्रीय बैंक से अर्थोपाय, अग्रिम प्राप्ति आदि आती है। 5th पॉइंट है विमोच एवं अविमोच सरकार जब पैसा इस वादे के साथ उधार लेती है कि वे भविष्य में किसी निर्दिष्ट तिथि पर अदा कर दिया जाए तो उसे विमोच ऋण कहते हैं। दूसरी ओर जब सरकार पैसा भविष्य में अदा करने के इरादे के बिना लेती है तो इस अविमोच्य ऋण कहा जाता है। ऐसे ऋणों को क्रमशः समापनीय और परस्थायी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समापनीय और परस्थायी। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब उधारी का सहारा कर्ज अदायगी मात्र के लिए लिया जाता है। उस स्थिति को ऋण जाल यानी डेब्ट ट्रैप कहते हैं। ऋण सेवा या अदायगी के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज और उसकी किस्तों की अदायगी शामिल है। ऋण जाल आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार का हो सकता है। विमोचन सार्वजनिक ऋण को चुकाने का अर्थ होता है विमोचन। इसकी विभिन्न पद्धतियां हैं। फर्स्ट है वापसी। उस पद्धति में परिपक्व ऋणों की वापसी के लिए सरकार नए बांड और प्रतिभूतियां जारी करती है। दूसरे शब्दों में परिपक्व या पुराने ऋणों के स्थान पर नए ऋण ले लेती है। अतः ऋण का बोझ खत्म नहीं होता बल्कि ऋण वापसी को स्थगित करने से यह जमा होता है। सेकंड है समापनीय वार्षिकीय। इस पद्धति में सार्वजनिक ऋण की वापसी बराबर की किस्तों में की जाती है। सरकार ऋण के एक अंश की वापसी हर वर्ष समापनीय वार्षिकीय जारी करके करती है। इस प्रकार ऋण हर वर्ष कम होता जाता है, अंततः पूरी तरह समाप्त हो जाता है। थर्ड है संपरिवर्तन। ब्याज की दर गिरने की स्थिति में सरकार पुराने ऋण को नए करों में परिवर्तित कर देती है और इस तरह ब्याज के भुगतान को कम कर देती है। यह अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक हो सकता है। वापसी के विपरीत संपरिवर्तन के अंतर्गत ब्याज की दर सहित ऋण की शर्तों में परिवर्तन होता है। संपरिवर्तन की इस प्रक्रिया को डाल्टन यानी आंशिक अस्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंशिक अस्वीकरण कहते हैं। फोर्थ है निक्षेप निधि। यह ऋण विमोचन को इंगित करता है। इसके अंतर्गत ऋण वापस करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष एक अलग कोष का निर्माण करती है और धीरे धीरे इसका संचय करती है। हालांकि वापसी की यह सबसे व्यवस्थित पद्धति है, परंतु यह धीमी प्रक्रिया है और वित्तीय संकट के दौरान सरकारी और अतिक्रमण कर सकती है। फिफ्थ है नए कराधान। इस पद्धति में पुराने ऋणों की अदायगी के लिए सरकार नए कर लगाकर धन एकत्र करती है। ये करदाताओं से संसाधन लेकर बांड धारकों को देती है और इस तरह समाज में आय को संपदा का पुनः वितरण कर देती है। सिक्स्थ है पूंजीगत उगाही। यह विशेष विमोचन उगाही का संकेत देती है। इस पद्धति के अंतर्गत लोगों की संपत्ति और संपदा पर अकेला परंतु भारी कर लगाया जाता है और इस उगाही से एक ही बार में सारे ऋण पूरी तरह से शोधित कर दिए जाते हैं। यह उगाही आमतौर पर युद्ध के अनुत्पादक ऋणों की अदायगी के लिए की जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इससे देश भविष्य में ब्याज अदा करने के बोझ से मुक्त हो जाता है। सेवंथ है बचत का बजट। बचत का बजट अर्थात जब आय व्यय से अधिक हो में सरकार के पास कुछ धन बचता है जिसका प्रयोग ऋणों की अदायगी के लिए किया जा सकता है। बचत का बजट दो तरह से हो सकता है, पहला भारी कर लगाकर, दूसरा सरकारी खर्चों में कमी करके। 8 पॉइंट है अधिशेष भुगतान संतुलन।
बाहरी ऋण की अदायगी के लिए अधिशेष भुगतान संतुलन की जरूरत होती है, अतः निर्यात बढ़ाकर और आयात में कमी करके सरकार को आवश्यक विदेशी मुद्रा संचित करनी चाहिए। अस्थायी रूप से बाहर के ऋणों की वापसी बाहर से नए ऋण लेकर की जा सकती है। 9 पॉइंट है मुद्रा विस्तार। इस पद्धति से सरकार ऋणों का भुगतान करने के लिए अधिक मुद्रा छापती है। इससे मुद्रास्फीति पैदा होती है और स्थिर धन के मूल्य के दावे नष्ट होते हैं। इस पद्धति का प्रयोग जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान किया था। 10 पॉइंट है अस्वीकरण। इसके अंतर्गत सरकार ब्याज या मूल अथवा दोनों को अदा करने से इनकार कर सकती है। दूसरे शब्दों में सरकार लिए हुए ऋणों की अदायगी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करती। 1917 में सोवियत संघ ने तमाम आंतरिक और बाहरी ऋणों को अदा करने से इनकार कर दिया था। बोझ बर्डन क्या है? सार्वजनिक ऋण एक बोझ है क्योंकि इसको ब्याज सहित वापस करना होता है। सार्वजनिक ऋण के बोझ का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अधीन किया जा सकता है। प्रत्यक्ष। फर्स्ट है प्रत्यक्ष। आंतरिक ऋण से पूरे समाज पर कोई प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इससे समाज के भीतर संपत्ति के केवल इधर से उधर होती है। अन्य शब्दों में ब्याज के भुगतान से समाज के एक हिस्से की क्रय शक्ति दूसरे हिस्से के पास पहुंचती है। अतः धन के तमाम भुगतान अर्थात करदाताओं द्वारा अदा किए गए कर और बॉन्ड धारकों द्वारा प्राप्त धनराशि निरस्त हो जाते हैं। दूसरी ओर ये तो थी आंतरिक ऋण। बाहरी ऋण का आर्थिक बोझ प्रत्यक्ष होता है। ऋण देने वाले देश को ब्याज और मूल धनराशि अदा करता है। दूसरे शब्दों में नागरिकों की क्रय शक्ति विदेशियों को स्थानांतरित हो जाती है। बाहरी ऋण का प्रत्यक्ष आर्थिक भार ऋण के आकार के अनुसार कम ज़्यादा होता है। अप्रत्यक्ष। आंतरिक ऋण समाज का अप्रत्यक्ष आर्थिक बोझ डालता है। सरकार द्वारा किए गए उत्पादक व्यय से माल और सेवाओं की मांग पैदा होती है। इसके कारण उनकी कीमतों में वृद्धि होने से समाज पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अप्रत्यक्ष आर्थिक बोझ बाहरी ऋण का भी पड़ता है। ऋणी देश ऋणदाता देश को ब्याज का भुगतान वस्तुओं के रूप में करता है, जिससे समाज की आर्थिक सुख सुविधाओं में कमी आती है, क्योंकि इसके कारण देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। 3rd पॉइंट है प्रत्यक्ष वास्तविक बोझ। आंतरिक ऋण से आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है और इससे समाज का वास्तविक आर्थिक बोझ पड़ता है। ऋणदाताओं को ब्याज और मूलधन अदा करने के उद्देश्य से सरकार लोगों से कर वसूलती है। उससे निर्धन करदाताओं की क्रय शक्ति कम होती जाती है और धनी लोग जो समाज में ऋणदाता होते हैं को क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार बाहरी ऋण का भी समाज पर प्रत्यक्ष वास्तविक प्रभाव पड़ता है। 4th पॉइंट है अप्रत्यक्ष वास्तविक बोझ। आंतरिक ऋण समाज पर अप्रत्यक्ष वास्तविक बोझ डालते हैं। इसके फलस्वरूप आर्थिक असमानताओं के बढ़ने से लोगों की काम और बचत करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों की उत्पादक क्षमता घटती है। बाहरी कर की अदायगी के लिए अतिरिक्त कर थोपे जाने से भी समाज पर इसी प्रकार का अप्रत्यक्ष वास्तविक बोझ पड़ता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।